मौजूदा जो स्थिति है, जिसपे तमाम राज्यों से खबरें निकल के सामने आ रही है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जीएसटी क्षतिपूर्ति के विस्तार की बात यहाँ पे कही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर प्रधानमंत्री को यहाँ पे एक खत भी लिखा है और साथ ही आगामी 10 वर्षों तक इसे जारी रखने का आग्रह यहाँ पे किया गया है। उत्पादक राज्यों का जो राजस्व है उसकी भरपाई के लिए केंद्र से वैकल्पिक अस्थायी व्यवस्था करने की अपील यहाँ पे की गई है। और जैसे जीएसटी जो क्षतिपूर्ति अनुदान बंद हो जाने से उत्पादक राज्यों को एक बहुत बड़ा नुकसान होने की यहाँ पे एक आशंका जाहिर की जा रही है और जनहित विकास कार्य के यहाँ पे जो कार्य है वो प्रभावित हो सकते हैं। और छत्तीसगढ़ को प्रतिवर्ष इसमें बताया जा रहा है कि 5,000 करोड़ के राजस्व की हानि होगी। इसके अलावा हमने अलग अलग राज्यों से भी इसमें डाटा इकट्ठा जो किया है, उसमें अगर देखा जाए तो तमिलनाडु की जो लंबित 20,860 करोड़ रुपए की राशि जारी करने को लेकर स्टालिन ने भी वहां पे बात रखी है। झारखंड से भी कुछ इसी तरह की स्थिति निकल के सामने आ रही है। तो जो गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां पे जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर खुल के बात निकल के सामने आ रही है। आज इसी को समझने की हम कोशिश करेंगे। अपने इससे खास से परिचर्चा में हमारे साथ में एक पूरा पैनल मौजूद है, उनका मैं तारुफ करा दूं। हमारे साथ में सुरेंद्र वर्मा जी है कांग्रेस से और जीएसटी के जानकार भी है, कानूनविद भी हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। के.एस. चौहान साहब हमारे साथ में बीजेपी से और साथ ही मनीष वोरा जी हमारे साथ में जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं सुरेंद्र वर्मा जी के पास चलना चाहूंगा। सुरेंद्र वर्मा जी आर्थिक मामलों के जानकार भी है, अगर आर्थिक पहलू को समझा जाए एक बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका है यहाँ पे। सुरेंद्र वर्मा जी। गांधी जी, निश्चित रूप से पिछले 2 साल से लगातार अलग अलग मंचों पर अलग अलग समय में तमाम उत्पादक राज्य, उसमें भाजपा शासित राज्य भी हैं, ये राजनीति का विषय नहीं है। आर्थिक देखिए हमारा जो ढांचा है गांधी जी, ये जो सहकारी संघवाद जो विषय है, पहले वाणिज्यिक कर होता था, बाद में वो वैट हुआ और 1 जुलाई 2017 से जब से जीएसटी लागू हुआ, आज लगभग 5 साल होने को है और इस दौरान 2000 से अधिक अमेंडमेंट हुए। ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि इससे पहले पिछले 70 साल के इतिहास में ऐसा कोई भी एक्ट नहीं है जिसमें 5 साल के भीतर 2000 अमेंडमेंट करना पड़े। इसका सीधा मतलब ये होता है कि उस एक्ट में बहुत सारी खामियां थी और अभी भी प्रक्रियागत खामियां हैं जो मूल रूप से राज्यों के अधिकार हैं, आर्थिक अधिकार हैं। गांधी जी, जो कर का ढांचा जो है वो पूरी तरह से अब वस्तुओं पर जो जीएसटी काउंसिल है उसका अधिकार क्षेत्र हो गया है। राज्यों के अधिकार बहुत ही सीमित हो गए हैं। लीकर और डीजल पेट्रोल को छोड़कर किसी भी वस्तु में कर का दर जो विक्रय कर है उसके दर को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं रहा है। जो जीएसटी का ढांचा है, छत्तीसगढ़ क्योंकि स्टील और सीमेंट का बड़ा उत्पादक है, हमारे यहाँ माइनिंग भी बड़े पैमाने पर होती है, कोल, आयरन और बॉक्साइट से लेकर तमाम संसाधन है और इस पर जो राजस्व संग्रहण है, केंद्र के राजस्व संग्रहण में बहुत बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ का भी है, जो भागीदारी है वो छत्तीसगढ़ की भी है। क्योंकि किसी भी जो हमारा देश है वो राज्यों का संघ है, किसी भी प्रदेश के आर्थिक हित के खिलाफ कोई भी निर्णय जो है वो तरक्की में बाधक होगा। इसका इफेक्ट जो है वो चाहे वो भाजपा शासित हो या कांग्रेस शासित राज्य हो, जो भी उत्पादक राज्य है उसको इसका नुकसान होना है। उस समय जो सहमति बनी थी, क्योंकि वो तो काल्पनिक था कि कितना नुकसान होना है, वो तो एक लागू होने के 1 साल 2 साल बाद जो है वस्तुस्थिति समझ में आई। उसके कारण से जो देश भर में कैश फ्लो है वो 77% तक कम हुआ। 2017 की स्थिति जो गांधी जी, वो पूरे उसका इफेक्ट जो उद्योग, व्यापार, उत्पादन और जीडीपी पर भी पड़ा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो वैसे केंद्र सरकार भी निश्चित रूप से चर्चा होती है जीएसटी काउंसिल में, और जो खामियां दिखती है उसी का संशोधन और उसी का नोटिफिकेशन जारी होता है, जो 2000 से ऊपर हो गए हैं अब तक। तो निश्चित रूप से जो उत्पादक राज्य हैं उनकी जो मांग है, ये क्षतिपूर्ति है, इसको जारी रखा जाए। क्योंकि जो औद्योगिक प्रतिस्पर्धा है राज्यों के बीच गांधी जी, हर राज्य चाहता है कि मेरे यहाँ डेवलपमेंट हो, मेरे यहाँ उद्योग लगे, ताकि रोजगार भी मिले, राजस्व भी आए। उसके लिए राज्य सरकारें अनुदान देती है, जमीन के लिए सब्सिडाइज रेट पे बिजली और पानी मुहैया कराती है, तो उसका लाभ भी उन राज्यों को मिलना चाहिए। ये वाजिब अधिकार है और इसमें मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी को भी कोई आपत्ति होगी। विगत दिनों आपको भी पता होगा कि दर्जनों राज्यों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्र लिखा, उसमें भाजपा शासित राज्य भी हैं,
और जो वित्त मंत्री जी की बैठक दिल्ली में हुई थी उसमें भी इस विषय पर चर्चा हुई और भाजपा शासित राज्यों के वित्त मंत्री और मुख्यमंत्रियों ने भी सहमति व्यक्त की थी। तो ये राज्यों का अधिकार है गांधी जी, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये राज्यों का अधिकार है। जो उत्पादक राज्य हैं उनको क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई और 11 नवंबर 2011 को वित्त मंत्री जी को भी पत्र लिखा गया था, दर्जनों पत्र लिखे गए और हर जीएसटी की काउंसिल में इस संदर्भ में एक विषय ये आता ही है। तो विगत 2 साल से लगातार ये विषय चर्चा में है कि जो उत्पादक राज्यों को जो क्षतिपूर्ति दी जा रही है वो 10 साल के लिए बढ़ाई जाए और परिस्थिति अनुसार उसके बाद निर्णय लिया जाए। जी जी, परिस्थिति अनुसार निर्णय लेने की बात यहाँ पे सुरेंद्र वर्मा जी ने कही है। चौहान साहब, आप भी तो ये मानेंगे कि जीएसटी जब लागू हुआ लेकिन उसमें ये अनुमान नहीं था कि कोरोना जैसी महामारी भी आएगी। 2 साल कोरोना महामारी ने राज्यों को और देश की आर्थिक स्थिति को भी झकझोरा है। तो निश्चित तौर पर कोरोना महामारी को देखते हुए भी कम से कम कुछ राहत तो देने की गुंजाइश बनती है। क्या मानते हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना जो महामारी आई है सिर्फ 1 या 2 राज्यों के लिए नहीं और कुछ राज्यों के समूह के लिए नहीं, अपितु पूरे विश्व के लिए आई थी। और जैसा कि सुरेंद्र वर्मा जी ने बोला कि राज्य पूरे देश का हिस्सा है और हमें सब मिलके चलना है, बात सही है। और मैं ये मानता भी हूं कि पहले जो करारोपण होते हैं, जो नई स्कीम आती है उसमें अमेंडमेंट्स भी होते हैं और उसको सुधार करने की जरूरत भी होती है। परिस्थितियों को देख देख के हम सुधार कर रहे हैं और परिस्थितियों को देख देख के बहुत ज्यादा व्यवस्था पहले से बहुत ज्यादा सुदृढ़ हो चुकी है। कई राज्यों में बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो चुकी है और कई राज्य बहुत ही ज्यादा आत्मनिर्भर हो चुके हैं, उनको कंपनसेशन की उतनी खास आवश्यकता नहीं है। अभी सवाल ये उठता है कि आप इतने ज्यादा लालायित क्यों हैं? उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि आपने अपना जो कर्जा है वो इतना बढ़ा चुके हैं आप कि आप विस्फोटक स्थिति में पहुंच चुके हैं। आप इतनी छटपटाहट क्यों है? आप सभी राज्यों को लेटर लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को लेटर लिख रहे हैं, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 5 साल के लिए क्यों? 5 साल तो बढ़ाए गए थे। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आगे बढ़ाना नहीं चाहिए, बढ़ाना चाहिए, वो दूसरा विषय है। और सभी राज्यों को बढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं है। उन राज्यों को बढ़ाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जिनकी कार्यप्रणाली सुदृढ़ हो चुकी है, जिन राज्यों का प्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में है, जिन राज्यों को जो बजट है उसका, उस राज्यों का वो प्रोडक्टिव बजट हो चुका है, उन राज्यों की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि आपका बजट प्रोडक्टिव नहीं है। चौहान साहब, एक रिपोर्ट बहुत अच्छी आई थी, कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने इस रिपोर्ट रखा था, श्रीलंका की जो स्थिति रही, क्योंकि श्रीलंका जैसे हालात जो है, भारी कर्ज में कई राज्य डूबे हुए हैं, मुफ्त की योजना पर प्रतिबंध लगाने की बात कही जा रही है आर्थिक विशेषज्ञों की तरफ से। लेकिन जो राज्यों के कर्ज है, अगर उसमें सकल घरेलू उत्पाद को अगर समझा जाए तो पंजाब में सबसे अधिक है, 53.3% है। राजस्थान में अगर देखा जाए तो 39.8% है। पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो 38.8% है। केरल में 38.3% है। आंध्र प्रदेश में 37.6% है। गुजरात में 23% है और महाराष्ट्र में 20% है। छत्तीसगढ़ इससे काफी कुछ राहत भरी स्थिति में है। तो आपको नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति कई राज्यों की बनी हुई है? कई राज्यों की बनी हुई है और राज्यों जी मेन बात यह है कि अभी जो वर्तमान की सरकार है जी, पहले से कर्ज का परसेंटेज बढ़ा है या घटा है, ये देखना पड़ेगा। जो आपने पंजाब की बात बोली, राजस्थान की बात बोली और कर्नाटक की बात बोली, वो पहले से कितने कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्ज में है और अभी वर्तमान सरकार उनको कैसे हैंडल कर रही है, ये देखना है। हमारा जब 2018 में 30,000 करोड़ हमारा कर्जा था, आज वो 90,000 करोड़ हो गया है। 3.5 साल में आप 60,000 करोड़ कर्जा ले चुके हैं। 26% आप अनुदान में दे रहे हैं, कर्जा लेके दे रहे हैं और प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस आपके हैं नहीं, जिसमें उत्पादक, जिसमें कोई हासिल हो, कोई मतलब ये जो आप बजट पेश कर रहे हैं, आपकी व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है। इसका ये परिणाम है कि आपकी छटपटाहट है, आप इसको सहन नहीं कर पाएंगे। मेन बात ये है कि आप कर्जे में डूबे हुए हैं
आप प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस कर नहीं रहे हैं, इस वजह से आप छटपटा रहे हैं। मेन बात ये है। मैं मनीष बोरा जी के पास चलना चाहूंगा। मनीष बोरा जी, अभी हमने हाल ही में देखा कि महंगाई और जिस तरह से देखिए जीएसटी क्षतिपूर्ति से राज्यों के संसाधन और राज्यों को जो मिलने वाला राजस्व है उस पर काफी कुछ असर पड़ेगा। इससे बहुत कुछ नियंत्रित होता है। महंगाई की वजह से आप देखिए कि श्रीलंका की क्या स्थिति है, पाकिस्तान की सरकार चली गई, और मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। केंद्र और राज्य को मिलकर इसमें एक बेहतर रास्ता बनाने की आवश्यकता है। क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से गांधी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां पूरे विश्व के अंदर में हैं और इसमें केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर के प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं लगातार इस बात को कहते जा रहा हूँ कि इस तरीके की जो स्थितियां, जिस प्रकार महंगाई केवल श्रीलंका में नहीं, हिंदुस्तान में भी विस्फोटक स्थिति में है गांधी जी। इतनी बुरी स्थिति है कि मिडिल क्लास पूरी तरीके से पिस चुका है, उसकी हालत इतनी बुरी है, वो कैसे अपने घर का खर्चा चलाए ये समझ के परे है उसके। तो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उनमें जो जीएसटी क्षतिपूर्ति की जो हम बात कर रहे हैं, जीएसटी क्षतिपूर्ति की बात कर रहे हैं, उसको सबसे महत्वपूर्ण चीज देखने की बात यह है कि जब जीएसटी लागू किया गया था उस समय राज्यों ने एक मांग उठाई थी कि भाई ये जीएसटी आप लागू कर रहे हैं, जीएसटी लागू करने से हमको इन चीजों में ये नुकसान होगा, उस नुकसान की भरपाई हम कैसे करेंगे, हमको कोई ऐसी व्यवस्था दे केंद्र सरकार जिससे हमको जो नुकसान होगा इसकी भरपाई हम कर सकें। तो राज्य केंद्र सरकार ने कहा कि ठीक है, हम आपको आने वाले कुछ समय तक जो है इसकी क्षतिपूर्ति के रूप में एक राशि देंगे। तो ये जो बात हुई थी, ये बात हुई थी मेरे ख्याल से 1 या 2 साल की है, लेकिन उसको फिर बढ़ा करके 5 साल कर दिया गया। अब वो 5 साल हो चुके हैं, अब पूरे होने के बाद में अब फिर से आप इसकी मांग कर रहे हैं। तो ये जस्ट लाइक वाली बात हो गई कि आपने आरक्षण लागू किया था 1973-74 में, उसके बाद उस पर आरक्षण बढ़ते गया। आज स्थिति ऐसी है कि समाज वर्ग के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। तो वही स्थिति मुझे लगता है कि इसमें भी होगी कि आप आज मांग कर रहे हैं 5 साल के लिए, नहीं 10 साल के लिए और बढ़ा दो, 10 साल के बाद बोलोगे 25 साल के लिए बढ़ा दो। तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना, आपको अपने खर्चों के लिए व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी। आपको ये व्यवस्था मनीष जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि राज्यों के जो राजस्व की स्थिति आपको मालूम है, एक तो उनको रजिस्ट्री से आता है पैसा, शराब से एक मिलता है आबकारी से, बहुत ज्यादा संसाधन है नहीं उत्पादक राज्यों के पास में राजस्व का। और कोरोना की उसमें मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर कहना चाहूंगा। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था उसमें पहले मुख्यमंत्री बनकर के आए थे अजीत जोगी जी, तो उन्होंने एक बार एक बात को कहा था एक प्राइवेट डिस्कशन में, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जब मैं यहाँ का मुख्यमंत्री बन के आया उस समय खजाना खाली था, मैं जब बन के आया तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे करूं, मैं कैसे राज्य को चलाऊं। तो उन्होंने बोला मीटिंग करी अधिकारियों के साथ और ये देखा कि हमारे पास क्या चीज है जिससे हम अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो उनको 2-3 दिन की मीटिंग के बाद में निकल के आया कि हमारे पास में सबसे अच्छी जो स्थिति है वो पावर की है। तो पावर से हम अपने राजस्व को बढ़ा सकते हैं और उससे हम अन्य राज्यों से वो ले सकते हैं। कई ऐसे राज्य थे जिनको पावर की जो सप्लाई छत्तीसगढ़ से हो रही थी, वो सप्लाई जो है वो मध्य प्रदेश को भी हो रही थी, राजस्थान को भी हो रही थी, अन्य राज्यों को भी हो रही थी। तो उन्होंने ये सोल्यूशन निकाला कि इस पावर से हम अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं और प्रदेश का विकास भी कर सकते हैं। तो ऐसे कोई रास्ते निकालने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में राजस्व की यदि हम बात करें, छत्तीसगढ़ खनिज संपदाओं से भरपूर राज्य है, यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं। यदि उस पर हम गंभीरता से विचार करें और उसको प्रोडक्टिव दिशा में लेकर के चलें, पॉजिटिव सोच के साथ यदि हम चलेंगे, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो पूरे हिंदुस्तान के लिए आदर्श राज्य साबित हो सकता है अपने करके और अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए। जी 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 सुरेन जी, मुझे लगता है जीएसटी का अपने लागू होने के पश्चात में राज्यों के पास जो करारोपण के अधिकार है अत्यंत सीमित भी हो गए हैं, और वाणिज्य कर के अतिरिक्त अन्य कर जो राजस्व संबंधित है जो बहुत संभावनाएं जो नहीं है, और इससे राजस्व के हर संभव प्रयास तो सरकार कर रही है। जिस तरह मनीष बोरा जी ने भी कहा कि इलेक्ट्रिसिटी से राजस्व की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन जीएसटी एक बहुत बल्क अमाउंट रहता है, क्योंकि हमने लगातार देखा कि जीएसटी की क्षतिपूर्ति जब नहीं मिल पा रही थी, कोरोना में जब केंद्रीय वित्त मंत्री ने कह दिया कि आप कर्ज लेके व्यवस्था को सुचारू कीजिए, तो केंद्र और राज्य के बीच में जो स्थिति है आर्थिक मसलों को लेकर, आपको क्या लगता है सुरेन जी, ये कब तक दूर हो पाएगा, या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? गांधी जी देखिए, कर 2 तरह के होते हैं। एक प्रत्यक्ष कर जो जिस पर लगाया जाता है उसका भार उसी पर पड़ता है, दूसरा अप्रत्यक्ष कर। ये जो वाणिज्यिक कर पहले होता था जीएसटी आने से पहले, ये राज्य सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत होता था। देखिए, संघीय व्यवस्था में किसी भी
कानून को, जीएसटी में मैंने पहले भी कहा 2000 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं, नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। इसका ये मतलब है उसमें तमाम तरह की खामियां थी और किसी भी व्यवस्था में बेहतर की गुंजाइश हमेशा होती है। संघीय ढांचे के अनुसार जो सहकारी संघवाद है उसमें संवाद, सलाह और सुझाव की जरूरत होती है और होना भी चाहिए। चौहान साहब कह रहे थे कि जहां कार्य प्रणाली अच्छी है, जहां प्रोडक्टिविटी अच्छी है, वहां तकलीफ नहीं है। ऐसी बात नहीं है चौहान साहब। इसमें आप समझिए व्यवहारिक दिक्कत जो है, नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर जितने उत्पादक राज्य हैं सभी की सहमति है कि इसको आगे बढ़ाया जाए। कोई भी कानून, जब जीएसटी आया था तो किसी भी राज्य को, उत्पादक राज्यों को यह अंदेशा नहीं था कि इसमें एग्जैक्ट कितनी क्षति होगी। आज 5 साल का मिला ना साहब, 5 साल का मिला ना साहब। देखिए मैंने कहा ना, ये खाली छत्तीसगढ़ की बात नहीं है। गुजरात सरकार, देखिए गुजरात पर आज कर आप जो कर्ज की बात कर रहे थे, 2003 में जब रमन सिंह सरकार में आया तो सरप्लस फंड था। 41,000 करोड़ का कर्ज 2018 में आया। उसके बाद में छत्तीसगढ़ की जनता को क्या मिला? बेरोजगारी में नंबर 1, भुखमरी में नंबर 1, कुपोषण में नंबर 1, राष्ट्रीय औसत से अधिक यहां पर बेरोजगारी दर था, लगभग दुगुना। हमने कर्ज लिया। देखिए प्रदेश में संसाधन की कोई कमी नहीं है, यहाँ तमाम मिनरल है, यहाँ 42% वनांचल है, वनोपज भरपूर मात्रा में है। और निश्चित रूप से ये अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर होते हैं गांधी जी। 30,000 तीनों में सुन लीजिए ना, सुन रहा हूँ। समृद्धि कैसे नापते हैं? चौहान साहब 30,000 से 90, मैं बता दूं 2014 में, सुन लीजिए नहीं, आपको अवसर मिलेगा। हाँ, ये जो जब नहीं थी बीजेपी की सत्ता, वो 42,000 छोड़ कर गए थे। गांधी जी, अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख सेक्टर हैं। कृषि अर्थव्यवस्था देश की तुलना में विगत 3 सालों से छत्तीसगढ़ का 1.4% बेहतर है। उत्पादन, जो औद्योगिक उत्पादन है उसमें हम राष्ट्रीय औसत से 4% बेहतर हैं और सेवा के क्षेत्र में 9% बेहतर हैं। तो ये बताए कि कौन सा भाजपा शासित राज्य है जो छत्तीसगढ़ से बेहतर है। हमारे यहाँ तमाम संसाधन उपलब्ध हैं, हमारी जो अर्थव्यवस्था का ग्रोथ है राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। तो ये एक तरफ बताया। देखिए ये कर्ज की बात कर रहे थे, 2014 में केंद्र पर 54,90,000 करोड़ का कर्जा था, जो आज बढ़कर 155 लाख करोड़, लगभग 3 गुना। उसके बाद देश को क्या मिला? बेरोजगारी में नंबर 1, ऐतिहासिक रूप से सर्वाधिक। भुखमरी में इंडेक्स में बांग्लादेश और श्रीलंका से पीछे। महंगाई जो है, आज सिलेंडर दुनिया में सबसे महंगा सिलेंडर कहीं बिक रहा है तो वो भारत में बिक रहा है, 1000 के पार है। 400 रुपए का सिलेंडर इनको महंगा लगता था। उसके बाद भी यदि जी सुरेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास में। मैं चला जाऊंगा। चौहान साहब, बहुत सारी बातें उनके सामने आई, सुरेंद्र जी ने उठाया यहाँ पे। जीडीपी में आफ्टर कोरोना इंडिया नंबर 1 हो गया। ये आपने सुरेंद्र जी ने बताया नहीं अभी तक। और मैं वो भी बता दूं, 30,000 करोड़ से 90,000 करोड़ जो आपका कर्जा पहुंच गया है छत्तीसगढ़ का, वो आपने बताया नहीं। सबसे मेन बात ये है कि आपके एक्सपेंसेस में प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस नहीं है। इस बात को आप मानिए। मेन बात यहां पर, दिक्कत यहां पर हो रही है। जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बताया कि एक्सपर्ट ने बताया कि इसमें प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस नहीं हो रहा है। खनिज की और बाकी संसाधनों की बहुत ज्यादा उपलब्धता है, लेकिन उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम उस पे एक्सपेंस नहीं कर रहे। प्रोडक्टिव एक्सपेंस करने की जरूरत है, तब हमारी आय बढ़ जाएगी। हम आय बढ़ा नहीं रहे, अपने व्यय कर रहे हैं, कर्जा ले लेके कर रहे हैं। हम अनुदान पे 26% दे रहे हैं। आज आप देखिए, जितना भी हमारा राजस्व होता है, 1,04,000 करोड़ राजस्व हुआ, उसमें 70 से 80% तो हमारा इंटरेस्ट हो जाता है। इसमें हम लोग कैसे बचेंगे? आपकी अर्थव्यवस्था कहां जा रही है? आपकी अर्थव्यवस्था विस्फोटक हो रही है। इसी वजह से तो आपने कई राज्यों के एग्जाम्पल आपके सामने रखे। कई राज्यों की स्थिति तो छत्तीसगढ़ से भी काफी बदतर है। वहां पर से 50% के ऊपर तक स्थिति बनी हुई है जी। आपने ये भी देखा। लेकिन इसमें समन्वय करके केंद्र और राज्यों के बीच का रास्ता निकालने की आवश्यकता है। आप देखिए कि नेपाल की स्थिति कहीं जा रही है कि कहीं श्रीलंका की तरह ना हो, जो नेपाल की भी स्थिति। देखिए बिल्कुल नेपाल और श्रीलंका की स्थिति अलग है और हिंदुस्तान की अलग है। हिंदुस्तान में मैं मानता हूं कि आज महंगाई थोड़ी बहुत ज्यादा है, लेकिन दूसरे देशों से बहुत ही बेहतर स्थिति में हम लोग। आज 2000 किलो दूध पाउडर मिल रहा है वहां पर श्रीलंका में।
आज हम बहुत ही बेहतर स्थिति में, आज हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि केंद्र सरकार हमारी ऐसी सक्षम है कि वो मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, बहुत अच्छे से डील कर सकती है। ये हम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। लेकिन चौहान साहब, मैं एक अर्थशास्त्री, कृषि अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा, उनका ये कहना है, क्योंकि लगातार एक्सपर्ट व्यू भी आ रहे हैं कि अगर किसानों का कर्ज माफ करना होता है तो केंद्र सरकार राज्य पर टाल देती है कि राज्य का किसान है वो सरकार माफ करेगी। सरकार कई सरकारों ने माफ भी किया, लेकिन जब कॉर्पोरेट का कर्ज माफ करने की बात आती है तो खुद उसे माफ कर देती है, जबकि दोनों लोन बैंक से ही लेते हैं। अगर महाराष्ट्र या बेंगलुरु में स्थित किसी कंपनी का लोन केंद्र माफ कर सकता है तो फिर किसानों का कर्ज महाराष्ट्र, कर्नाटक की राज्य सरकार क्यों माफ करे? दरअसल ऐसा जानबूझकर कहा जाता है क्योंकि राज्यों के पास संसाधनों की कमी है। वहीं कृषि विशेषज्ञ का यह भी कहना है कि 2013 से लेकर अब तक 10 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स माफ किया गया है। दूसरी ओर 5 साल में सिर्फ 2 लाख करोड़ कृषि कर्ज माफ हुआ है, जबकि किसानों पर 6 लाख करोड़ रुपए के अधिक से का कर्ज है। कॉर्पोरेट और कृषि कर्ज में एकरूपता होनी चाहिए, या तो कॉर्पोरेट टैक्स माफी का जिम्मा राज्यों को दिया जाए, जिस भी राज्य में कंपनी का हेडक्वार्टर हो वहां की सरकार माफ करे, या फिर कृषि कर्ज भी कॉर्पोरेट की तरह केंद्र सरकार ही माफ करे। इसमें बात एक भी आ रही है कि देश के आर्थिक सलाहकार कहते यह है कि कॉर्पोरेट का लोन माफ करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। दूसरी ओर रिजर्व बैंक के गवर्नर बोलते हैं कि किसानों का कर्ज माफी करने से वित्तीय संतुलन खराब हो जाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं इसमें देखने और समझने के लिए। मुझे लगता है मनीष बोरा जी, जिस तरह से जो कृषि विशेषज्ञ ने जो बातें यहाँ पे रखी है वो बहुत कुछ कह जाती है देश की मौजूदा स्थिति के बारे में। निश्चित रूप से गांधी की कृषि विशेषज्ञ की बातें बहुत सारी चीजें कह रही है और इसके बहुत सारे दूरगामी परिणाम भी देखने को मिलते हैं। देखिए, जब भी हम इस तरीके की बातें करते हैं या हम ये बात करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है इंसान कर्ज ले क्यों रहा है, जिस चीज के लिए वो कर्ज ले रहा है उस पर कितना वो एक्सप्रेस कर रहा है, उससे उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। अब यहाँ बात करते हैं कृषि की, जब हम बात करते हैं लगातार, तो कृषि में देखिए क्या होता है, निश्चित रूप से कृषि सबसे जोखिम भरा व्यवसाय माना जाता है और उसके लिए जो कर्ज लिया जाता है उस कर्ज को लेकर के वो प्रोडक्टिविटी, देखिए सरकार को केवल एक नीति से काम नहीं चलता, सरकार को ऐसी नीतियां बनानी पड़ेंगी जिसमें यदि किसान कर्ज ले रहा है तो कर्ज लेने के बाद वो जो कृषि कर रहा है उसका जो उत्पादन हो रहा है उसके उत्पादन की मांग कितनी है, मांग और पूर्ति, ये दोनों का जो समावेश है उसको कैसे हम पूरे इंडिया लेवल पर बेहतर कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री इस बात को जरूर कहते आए हैं कि हम आने वाले 2022 में जो है किसानों की आय दुगनी कर देंगे, मगर वो कैसे होगा, उसके लिए क्या ब्लूप्रिंट है, कैसे हमको व्यवस्थाएं होनी पड़ेगी जब हम कर्ज ले रहे हैं। तो देखिए, ये कोई भी चाहे कॉर्पोरेट हो चाहे किसान हो, कर्ज ले रहा है किसी भी बैंक से या किसी भी वित्तीय संस्थान से, तो उस कर्ज की वापसी जब तक वो नहीं करेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे। हम लगातार कर्ज को, चाहे कॉर्पोरेट के कर्ज को माफ करने की बात हो चाहे हम किसानों के कर्ज को माफ करने की बात करें, एक इस चीज की आदत न डल जाए उनके अंदर कि हम बार बार कर्जा माफ करते हैं, हमको ये लग जाए कि भाई हम कर्जा, सरकार आती है हमारा कर्जा माफ कर देती है, कर्जा लेते जाओ काम करते जाओ। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, इस बात की जिम्मेदारी होना चाहिए, क्योंकि वो जो कर्जा कहाँ से आ रहा है, पैटर्न नहीं बनना चाहिए, एक पैटर्न ना बने। बिल्कुल सही बात। जी कह रहा हूँ कि एक जो पैसा है जो कर्ज के रूप में दिया जाता है, चाहे वो कॉर्पोरेट को दिया जाए चाहे वो किसान को दिया जाए, किसी को भी दिया जाए, वो हमारे जैसे जो आम आदमी है उसकी जो मेहनत की कमाई है, वो जो उसकी जमा पूंजी है, उस जमा पूंजी से बैंक जो है या वित्तीय संस्थान जो है वो कर्ज देता है और उस कर्ज से होने वाले ब्याज से वो अपने संस्थान को भी चलाता है और हमको भी ब्याज देता है। तो ये जो स्थिति है ये कैसे समझेगी, जब तक कि लोग कर्ज लेते जाएंगे आप माफ करते जाएंगे तो कैसे होगा। उसमें अंततोगत्वा जो बोझ पड़ता है वो आम आदमी पर ही पड़ता है। यदि आप कर्ज लेते हैं तो उसका बोझ भी आम आदमी पर पड़ रहा है, आप यदि लोगों को फ्री में चीजें दे रहा है तो उसका भी कर्ज आम आदमी पर पड़ रहा है। तो एक आदमी, मुझे लगता है कि कितने बार कितने जगह टैक्स देगा, ये सोचने वाली बात है। इस व्यवस्था को पूरे समग्र रूप में जी सुरेन जी। गांधी जी, जो आज का मूल विषय है जीएसटी की क्षतिपूर्ति का, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि जो उत्पादक राज्य है जहां प्रोडक्शन होता है उनको इससे क्षति होती है। जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो उपभोक्ता राज्य है जहां पर उत्पादन नहीं होता उन राज्यों को निश्चित रूप से लाभ है। अगर इस क्षतिपूर्ति को आगे जारी नहीं रखा जाएगा तो औद्योगिक विकास में विपरीत असर पड़ेंगे। गांधी जी, जो राज्य सरकारें जो है वो एक तो रोजगार और दूसरा रेवेन्यू जो राजस्व बढ़ते हैं उसके कारण से उद्योगों को अपने राज्यों में ये प्रतिस्पर्धा होती है। जो मैदानी राज्य है वहां पर उद्योग की स्थापना के लिए विशेष सुविधाएं दी जाती है, लैंड से लेकर बिजली पानी तमाम सुविधाएं उनको छूट भी दी जाती है। तो इस औद्योगिक विकास की तरक्की में बाधक होगा जो जीएसटी का जो आने से जो उत्पादक राज्यों को नुकसान हो रहा है। निश्चित रूप से देखिए ये दो चीजें हैं, जैसे
पहले भी हमने देखा, जैसे आपने सवाल किया, जो सवाल आए थे कारपोरेट के, जो 10 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज माफ किया गया, लोन टाइप किए गए। उर्जित पटेल का बयान भी सर्वविदित है कि किस प्रकार से बड़े डिफाल्टरों पर जो रिपेमेंट के लिए दबाव नहीं डालने की बात हुई थी। उसी प्रकार से डीजल पेट्रोल, केवल डीजल पेट्रोल में मुनाफाखोरी के चलते देखिए लगातार हम देख रहे हैं राज्यों के आर्थिक हितों पर दो तरह से चोट पहुंच रही है गांधी जी। एक तो केंद्रीय योजनाओं में राज्यांश बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना जो 100% राशि केंद्र की आती थी, आज 60-40 हो गया है। बागवानी मिशन की राशि 85-15 थी, वो 60-40 हो गया है। जिस प्रकार से मनरेगा में 100% राशि आती थी, आज 60-40 हो गया है। तो राज्यों में आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। दूसरी बात, इतना थी नहीं, पहले तो ये योजनाएं थी ही नहीं। गलत बात, कैसे बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? प्रधान इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना कब से चल रहे हैं? और अभी प्रधानमंत्री जो आवास योजना कर रही है, आप नाम परिवर्तित करके राज्य बढ़ा देंगे। सुन लीजिए चौहान जी, डीजल पर 10 गुना मुनाफाखोरी, सुन लीजिए, डीजल पर 10 गुना मुनाफाखोरी मोदी सरकार कर रही है। 3 रुपया 40 पैसा। सुन लीजिए, वैट नहीं लग रहा है, वैट नहीं लग रहा है, जबकि हमने छूट आपको वैट 1 रुपए समय कितना लगता है? इतना तो बढ़ चुका है, आपको इतना तो बढ़ चुका है, 1 रुपए किया आपने। चौहान जी सुन लीजिए, हाँ, बोलिए। वैट जो लगता है वो परसेंटेज पे लगता है। हाँ जी, आपने इसीलिए कम जो किया है वो परसेंटेज में नहीं किया है, आपने रुपए में कम किया है। कर लो, आपने रुपए में किया है। अपनी बात पूरी कर लो जी, बोलिए। लगता है पर लीटर लगता है 3 रुपया 40 पैसा लगता था, जो 31 रुपया 84 पैसा 10 गुना मुनाफाखोरी केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। उसके बाद जो सेंट्रल एक्साइज को हटाकर जो सेस लगाया गया ताकि उसका हिस्सा राज्यों को न देना पड़े, ऊपर से जो केंद्रीय योजनाओं में जो है वो राज्य नाम बदल दिए, जो इंदिरा आवास था प्रधानमंत्री आवास कर दिए। नहीं, अभी बताओ, अभी तो पाप इतने सारे बाकी है। टैक्स 25%। आपने बोला पाप बोल रहे हो, आप पाप बोल रहे हो ना। आपको मैं बता रहा हूँ, जब परसेंटेज से अगर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहा है, वैट बढ़ रहा है, तो आपने 1 रुपए क्यों बढ़ाया? रुपए में क्यों घटाया? आपने परसेंटेज में घटाना चाहिए था आपको। 26% में घटा है, 1 रुपए से ज्यादा बढ़ चुका है। और एक और दूर झुक रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता से दूर झुक रहे हैं। पेट्रोल और डीजल पे आगे जहाँ पे आपने कोरोना वैक्सीन आपने करवाई, मुफ्त राशन आपने बंटवाया, कोरोना वैक्सीन आपने बंटवाई। 97% लोगों की आय घटी है। आप तो सिरिंज भी नहीं ले सके, मनीष जी, सिरिंज भी नहीं ले सके, आप सिरिंज भी नहीं ले सके थे। आप राज्य सरकार, आपको अगर 1 महीना बोला गया, 1 महीना आप वैक्सीन लगाइए, 1 महीना, उसमें भी आप नहीं लगा पाए। मुफ्त राशन कौन बांट रहा था? मुफ्त राशन कौन बांट रहा था? वैक्सीन कौन लगवा रहा था? साहब, मुझे लगता है कि कोरोना वैक्सीन और जो आप जिस तरह से जो बात कर रहे हैं भोजन की व्यवस्था वगैरह की, वो ठीक है, राज्य और केंद्र के तमाम अधिकार होते हैं, करने की व्यवस्था होती है। मनीष गुप्ता जी, बहुत सारी बातें आई, लेकिन जीएसटी को लेकर ठीक है, क्षतिपूर्ति की बात भी कही जा रही है, पेट्रोल डीजल को भी शामिल करने की बातें होती रही, लेकिन आपको भी मालूम है कि पेट्रोलियम पदार्थों से जो राजस्व है उस पर कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, चाहे देश की हो चाहे राज्यों की हो। निश्चित रूप से गांधी जी, जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी आवक के जो 2 साधन होते हैं, एक तो जो शराब से राजस्व मिलता है, दूसरा जो पेट्रोल से राजस्व मिलता है। ये जो बड़े आय के साधन है, चाहे वो केंद्र के लिए बात कर लें, चाहे हम राज्यों के लिए बात कर लें, तो अभी स्थिति ये है कि हम जो है ना इन्हीं चीजों पर डिपेंडेंट है। हम कुछ नए रास्ते निकालने का प्रयास लगातार नहीं करते। रास्ते निकाला गया है। अभी एक लेटेस्ट अपडेट आया मनीष जी कि जो किराया लिया जाता है ना, उसपे भी 12% का टैक्स जीएसटी लिया जाएगा। एक नई ये जीरो शुरू हुई है, दुकान और मकान के जो किराए लिए जाते हैं। मैं वही चीज गांधी जी अभी थोड़ा देर पहले इस बात को कहा था कि आप जितने भी काम कर रहे हैं, आप जो भी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, उसका बोझ किस पर डाल रहे हैं? उसका बोझ आप घूम फिर करके आम जनता पर, विशेषकर मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं
उनके ऊपर आप ये बोझ डाल रहे हैं। अब आप कितने कितने इनकम के साथ कितने बार टैक्स दे जाएगा आदमी? आप यदि तुलना करने जाएंगे तो कितने बार टैक्स दे रहा है आदमी? हर जगह इनकम टैक्स दे रहा है। इनकम कहाँ से हो रही, चाहे किराए से इनकम हो रही हो, चाहे मुझे अपनी सैलरी से इनकम हो रही हो, चाहे मुझे बिजनेस से इनकम हो रही है, मैं इनकम टैक्स तो आपको दे ही रहा हूँ ना, फिर आप किराए पर और लगा दें। और भी मतलब मुझे लगता है टैक्स के बोझ तले आम इंसान दबा हुआ है। प्रॉपर्टी टैक्स भी देना है, जलकर भी देना है, और किराए पे मिलने वाले में भी आपको जीएसटी देना है। आप खाना खाने जा रहे हैं वहां भी जीएसटी आपको देना। गांधी जी उसके अलावा यूजर चार्ज भी देना है आपको, यानी सफाई करने के लिए कपड़ पर भी टैक्स लगा दिए। कपड़ा हमेशा टैक्स फ्री हुआ करता था गांधी जी। आज सीमेंट 28% का स्लैब जो दुनिया में कहीं नहीं है। कंपनी को आप बुलवा रहे हैं, उसको पेमेंट आप कर रहे हैं, लेकिन उसका खर्चा किससे ले रहे हैं? आम आदमी से। आप ऑलरेडी हमसे जनमन कर के रूप में पैसा पहले ही ले रहे हैं, उसके बाद यूजर चार्ज का बोझ और डाल रहे हैं। चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, जिसने भी इस प्रकार की बातें निकल के आई। जीएसटी क्षतिपूर्ति में हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। केएस चौहान साहब आपका, सुरेंद्र वर्मा जी आपका, मनीष अरोड़ा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधन इस पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो। आपकी बात